नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया और इस मौके पर राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है और उसकी गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस स्थान में 36 में से 23 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को मिले हैं और जिससे ये साबित होता है कि इस संस्थान में महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। मुझे आज दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो गया है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, जो आपकी सफलता में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सक्रिय सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। आज आप सबने 8 विभागों से अध्ययन अध्यापन की परंपरा स्थापित कर ली है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड में पहली बार आगमन पर उनका मुख्यमंत्री आवास पर नागरिक अभिवंदन किया गया। आपको बता दें कि सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 2000 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का लोकार्पण किया और इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और इन योजनाओं में करीब 330 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान और 84 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी के बिजली के घर और 750 करोड़ की लागत से देहरादून मुख्य मार्ग की एचटी लाइनों का भूमिगत किया जाना भी शामिल किया गया और 32 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण और 49.20 करोड़ की लागत से चंपावत के टनकपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी शिलान्यास शामिल है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित हुई। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि आगमन पर हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी के संघर्षमय जीवन का फलक अत्यंत व्यापक रहा है। यह आपकी प्रगतिशील चेतना ही थी जिसने इन भीषण संघर्षों की ज्वाला में तपाकर आपको विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राष्ट्रपति होने का गरिमामय आसन प्रदान किया है। आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं और हमारी आस्था और ज्ञान की केंद्र बिंदु भी आप हैं। आपका जीवन संघर्ष के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी प्रेरणादायी मिसाल है।
भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए आपका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनकी आशाओं और उनके विश्वास की विजय है। और भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति पर उसमें भी एक आशा, एक विश्वास, एक अपेक्षा जगाने का काम आपके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद हुआ है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारत के प्रथम हमारा दायित्व है, प्रथम जो पोस्ट है उस पोस्ट पर आ सकता है। यह आपके कारण ही संभव हो पाया। आपका राष्ट्रपति बनना इतिहास की किताबों का वह सुनहरा पन्ना है जो संघर्षों से हार न मानने वाले और हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़कर जीत जाने की कहानी बयान करता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उनके विचारों को सुनकर जाना जा सकता है कि आखिर क्यों उनका व्यक्तित्व सागर से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है। आपका सरल स्वभाव, धैर्यशीलता, विनम्र आचरण हम सभी के लिए, आपकी सादगी, सरलता हम सब लोगों के लिए और खास तौर से हमारे इन नौनिहालों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही जहां पाथेय का काम करेगा वहीं मार्गदर्शन का भी काम करेगा। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक उत्पादन की 1729 औद्योगिक इकाइयों की एनओसी निरस्त कर दी है, जिसके बाद इन फैक्ट्रियों पर बंदी की जो है तलवार लटक गई है और इन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा 755 फैक्ट्रियां हरिद्वार जिले में चल रही हैं। पीसीबी के नोटिस आने के बाद उद्योगपतियों में चिंता और नाराजगी है। सिटकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की मीटिंग में तमाम इंडस्ट्रीज से जुड़े इंडस्ट्रीज ने पीसीबी के फैसले को गलत बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। उद्योगपतियों का कहना है कि पीसीबी द्वारा जिन 755 फैक्ट्रियों को नोटिस दिए जा रहे हैं वे सभी प्लास्टिक उत्पादकों की श्रेणी में नहीं आती हैं। फैक्ट्री मालिकों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त किया है। और सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हिमाचल की जनता ने जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन विकास के नाम पर किया है और लिहाजा कांग्रेस पार्टी उन सभी मुद्दों पर हिमाचल में खरा उतरने का प्रयास करेगी जो चुनाव के दौरान पार्टी जनता के पास लेकर गई थी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ। जिस प्रकार से हिमाचल की जनता ने बहुत ही मैच्योर तरीके से, बहुत प्रबुद्ध नागरिकों की तरह जिम्मेदारी निभाते हुए जो हालात 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल में किए, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई पूरे देश में चरम पर है, उन्होंने जो नेशनल इश्यूज थे, जो स्टेट इश्यूज थे, उन सब पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाए, बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया है, बहुत परिपक्वता का उन्होंने एक परिचय दिया है। और राज्य में अब कांग्रेस की सरकार जो बनने जा रही है, निश्चित तौर पे हिमाचल का चहुमुखी विकास कांग्रेस ने हमेशा किया है और अब नई सरकार भी उत्तराखंड में 22 साल बाद अब महिला नीति आने वाली है, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। महिला आयोग के द्वारा महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर 21 दिन के भीतर उत्तराखंड की जनता से भी राय ली जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर महिला नीति लॉन्च की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए भी महिला नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेके, और जो हमारी बेटियां पहाड़ से प्लेन की ओर पढ़ने के लिए आती हैं, हालांकि मैं खुद भी जब जा रही हूँ, जहाँ भी मेरा दौरा होता पहाड़ की तरफ, मेरा सबसे ये निवेदन होता है, परिवार से विशेषकर ये निवेदन होता है कि अगर हम बेटा या बेटी दोनों को समान रूप से, आज हम समानता की बात कर रहे हैं कि समान रूप से दोनों को ही हमें समझाना भी होगा, थोड़ा शिक्षा, उन्हें संस्कार भी देने होंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमारे बच्चे अगर पहाड़ से प्लेन की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वास्तव में कोई रास्ता ना भटके। और इसके लिए नीति में भी हम बिल्कुल प्रावधान है, नीति में भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं और ले भी रहे हैं कि और अच्छे से कैसे हमारी किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बेटी के साथ कोई ऐसा गलत काम ना हो, उसको लेके महिला आयोग हर समय तत्पर रहता है और कोशिश भी रहती है कि जहां हमें सूचना मिलती है हम अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आप सब के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि जो भी हमारा चाहे बेटा या बेटी अगर वो
प्लेन में आ रहा है या शिक्षा के लिए आ रहा है, तो उसे थोड़ा देखना होगा। परिवार की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा किस तरह से या पढ़ाई कर रहा है या कहीं और गलत कोई रास्ता तो नहीं भटक रहा है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो आप सबके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सभी को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में दर्जनों युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किच्छा में डिफेंस एकेडमी के बैनर तले दर्जनों युवाओं ने नगर क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी नेता राजीव सक्सेना के नेतृत्व में नगर के इंदिरा गांधी खेल मैदान से प्रारंभ हुआ और कैंडल मार्च मुख्य बाजार एमपी चौक होता हुआ डीडी चौक तक समाप्त हुआ। इस दौरान युवाओं ने कहा कि विपिन रावत का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा और देश की जनता उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगी। एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें कि बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी और आज ही के दिन जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी को देखते हुए आज दर्जनों युवाओं ने मिलकर इंदिरा गांधी खेल मैदान से एक कैंडल मार्च निकाला था, जो कि मेन चौराहे से होते हुए दीनदयाल चौक तक हम लोग कैंडल मार्च निकालते हुए आए थे। दर्जनों जो युवा हमारे साथ में थे उन लोगों ने अपने कैंडल मार्च के साथ एक देश के प्रति हमारे जनरल बिपिन रावत जी की जो भावनाएं थी उनसे जोड़कर अपने आप को भी उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया और 2 मिनट का एक। तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड के चंपावत जनपद के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी के साथ लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्रता और धमकाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर टनकपुर उप जिला चिकित्सालय का फार्मासिस्ट वर्ग लोहाघाट तैनात फार्मासिस्ट किरण जोशी के समर्थन में उतरकर सामने आया। वहीं लोहाघाट विधायक के द्वारा फार्मासिस्ट किरण जोशी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की घोर निंदा की गई। उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में तैनात फार्मासिस्ट जगदीश सिंह कुंवर ने कहा कि कांग्रेस विधायक के द्वारा महिला फार्मासिस्ट के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा दुख का विषय है। हम लोग फार्मासिस्ट संवर्ग एकदम नेपथ्य की ओर जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों से ऐसे हमारा मान हनन किया जाता है। हम लोग दिन रात 24/7 अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि और दूसरे लोग पता नहीं किन चीज़ों से पूर्वाग्रह से परेशान हैं कि ताकि सीधे आके एक महिला फार्मासिस्ट का नाम टोक रहे हैं कि फला कहाँ है, अरे जो काउंटर में है उससे बात कीजिए। चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक होते हैं, आपने उनसे कुछ नहीं पूछा। दूसरे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी लोग बैठते हैं, उनसे आपने कुछ नहीं पूछा। क्या ये सब सुनने के लिए ही चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट रह गए हैं? तो हमारा पुरजोर तरीके से विरोध है और अपने सम्मान की लड़ाई हम जहां तक हमसे पहुंचा जाएगा हम वहां तक लड़ेंगे। पुरजोर विरोध रहेगा। हम अपनी सेवाएं सतत देते रहेंगे, दिन रात हमारी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन हमारा विरोध भी जारी ही रहेगा जब तक कि इस बात का निर्णय न। दून चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर वाई रिजवी ने बात करते हुए बताया कि जल्द जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। हर शनिवार और रविवार को डॉक्टर्स की वैकेंसी दी गई है और जिसमें डॉक्टर आते हैं और उनका इंटरव्यू हो रहा है। जल्द इस कमी को पूरा किया जाएगा जिससे आम जनता को समय पर इलाज मिल सके। हालांकि अभी अगर बात करें तो देहरादून के जो छोटे सरकारी चिकित्सालय हैं वहां पर डॉक्टरों की कमी है। क्या लग रहा है कब तक आपके पास डॉक्टर आ जाएंगे? डॉक्टर्स की भर्तियों के जो इंटरव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं।
लगभग 2-2.5 महीने पहले, और इनकी नियुक्तियां बहुत जल्दी ही होने वाली हैं। तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि तकरीबन हर अस्पताल में जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर 8 दिसंबर को हड़कंप मच गया जब वहां अचानक सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन के वाणिज्य अधीक्षक को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पूरे मामले में सीबीआई की टीम में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मुकदमे की कार्रवाई की गई है। अब बताया जा रहा है कि बरेली निवासी व्यापारी ने 7 दिसंबर को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि लाल कुआं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में माल बुकिंग के दौरान वाणिज्य अधीक्षक द्वारा अक्सर रिश्वत की मांग की जाती है। हावड़ा ट्रेन में माल बुकिंग की एवज में वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 7,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी करते हुए वाणिज्य अधीक्षक राजेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना विकास खंड सल्ट में निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्हें स्टेडियम का काम तय समय में पूरा न मिलने पर निर्माण कराने वाली संस्था CNDS पर नाराजगी जताई, जहां अवशेष कार्य और धनराशि को ग्रामीण निर्माण विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। और इसके बाद जिलाधिकारी राजकीय इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय मानिला पहुंची और यहां उन्होंने इंटर कॉलेज के लिए नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण किया और ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी वंदना राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवालय का निरीक्षण करने पहुंची और जिलाधिकारी ने यहां मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच भी की और स्कूल प्रबंधन को मेन्यू के आधार भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यदि 1 महीने के भीतर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी डॉक्टर और स्टाफ कार्य अवधि के दौरान उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के टनकपुर ई रिक्शा चालक पूर्णागिरी तहसील पहुंचे, जहां यूनियन अध्यक्ष मनोज गटकोटी और दिनेश कुमार के नेतृत्व में पार्किंग स्थानांतरण के संबंध में जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि पूर्णागिरी मार्ग में स्थित वाहन पार्किंग को पूर्व की तरह टनकपुर लाया जाए, जिसमें पूर्णागिरी मेले के ऊपर निर्भर सभी व्यापारी और ई रिक्शा से अपनी आजीविका चलाने वालों को उसका लाभ मिल सके। वहीं ज्ञापन का नेतृत्व कर रहे दिनेश कुमार ने पूर्णागिरी मार्ग बूम क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर वाहन पार्किंग को पूर्ण रूप से अवैध बताया और पार्किंग को पूर्व की भांति टनकपुर में लाया जाए। आज हम सभी हमारे ये मालिक एवं टुटू चालक यहाँ पे जो उप जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में हम लोगों ने एक जो मांग की है, जो बूम चौकी पे जो वन विभाग की भूमि पे जो अवैध तरीके से जो पार्किंग चलाई जा रही है, उसको जो पूर्व में हमारे यहाँ कम से कम 20 से 30 पुराने समय पे यहाँ पे ही पार्किंग का स्थान किया जाता था और यहाँ से ही मेला ऊपर पूर्णागिरी के लिए ले जाया जाता था। आज जो है मेले को यहाँ से कम एक ऐसे घने जंगल में छोड़ा जा रहा है, वहाँ गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, यात्रियों के साथ साथ वहाँ पे सभी लोगों को जो है वहाँ पे परेशानी भी है और वहाँ पे जान का खतरा भी है। हम लोगों के साथ साथ यहाँ व्यापार मंडल है, हम टैक्सी से रहे हैं, हमारे ई रिक्शा जो भी हमारे परिवार है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो पार्किंग बूम पे है उसको टनकपुर में लाया जाए, ताकि यहाँ के व्यापारी, हम जैसे गरीब और जो टैक्सी हैं जो चलती हैं, वो यहाँ से इनको यहाँ सीधा वहाँ पूर्णागिरी ले जाया जाए और उनको यहाँ ला के उनको छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ टनकपुर का हित हो सके। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्किंग जो वहाँ पहुँची है, जैसा कि आपके कहने का मतलब कि पूर्व में यहाँ पर थी, तो पार्किंग का वहाँ पहुँचने का कारण क्या रहा? देखिए, आजकल क्या है, राजनीतिक दबाव है। जैसा कि राजनीतिक एक ऐसा हो गया है कि ना सोच रहा है ना विचार रहा है। मेले को भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि राजनीतिक इसमें डाल दिया है। यात्री कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, उनसे मतलब नहीं, उनको राजनीतिक स्तर से इनसे जैसा कराया जा रहा है उस तरीके से ये लोग उसको अमल कर दे रहे हैं और सही और गलत का तरीका ये नहीं अपना पा रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।